नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लगातार मैसेज आ रहा था कि सर यूजीसी नेट की जो परीक्षा हुई है, यूजीसी नेट की परीक्षा का जो पेपर हुआ है दोनों शिफ्ट का, उसे हल करा दीजिए, ताकि यह है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दिया है या जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उनके पास तो पेपर है नहीं, तो उन्होंने कहा कम से कम हम लोगों को सर पेपर के बारे में आइडिया लग जाएगा, पेपर के बारे में पता चल जाएगा, कुछ प्रश्न जो हैं वो पता चल जाएंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं कि जो अभी नेट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, फिर भी लगातार अभी से ही तैयारी कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने पेपर नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, पूरे प्रश्नों को हल करा दे रहे हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का है, यूजीसी नेट फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट का भी पेपर 1-2 दिन में आप लोगों को ऐसे ही हल करा दिया जाएगा। और जो यूपीएचसीएससी वाले हैं या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो ये ध्यान दें कि यूजीसी नेट की परीक्षा जो हाल ही में हुई होती है, उसके बाद जो भी परीक्षाएं होती हैं, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, तो वहाँ पर इस पेपर से कम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में 7-8 प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप ज़रूर इन प्रश्नों को देखें, अंत तक वीडियो को देखें, ताकि जो लाभ मिलने वाला है 7-8 प्रश्नों का वो ज़रूर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विभ्रम और यथार्थ, विभ्रम और यथार्थ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 1 देखें। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, कॉडवेल। विभ्रम और यथार्थ के लेखक कॉडवेल हैं। दूसरा प्रश्न देखें। संस्मरण की पुस्तकें कौन सी हैं? संस्मरण की पुस्तकें कौन सी हैं? नंगा तलाई का गांव, ऋण जल धन जल, आछे दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे हजारों साल। विकल्प में है ए बी सी, ए सी, सी डी। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नंगा तलाई का गांव और आछे दिन पाछे गए, यानी आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा ए और सी। ये आपकी संस्मरणात्मक पुस्तकें हैं। जबकि ऋण जल धन जल जो आपके पाठ्यक्रम में है यूपीएचसीएससी में, यह है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी। ये उत्तर मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यह उत्तर यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा ये दिया गया है और उसी के आधार पर ये उत्तर बताया जा रहे हैं। फाइनल आंसर की आ चुकी है, फाइनल जो आंसर की आई है उसी के अनुसार ये सारे उत्तर आप लोगों को बताए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, जो भी आंसर बताए जा रहे हैं, वह सब के सब फाइनल आंसर की जो आई है एनटीए नेट के द्वारा जो दी गई है, उसी के आधार पर बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद में अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं, क्योंकि ऋणजल धनजल जो दिया गया वो रिपोर्टाज के आधार पर बताया गया कि ये रिपोर्टाज है, ना कि संस्मरण। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। जात ले जात टके शेर जात, 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके के वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संबंध का व्यंग्यार्थ क्या है? तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला। यहाँ नगण्य, साधारण और विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिकते हैं। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। शेखर जो पात्र दिया गया है, ये पात्र सुमेलित कौन से हैं?
तो शेखर हो जाएगा, जहाँ शेखर है उसी में सरस्वती पात्र हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है बी में सिलिया, ये सिलिया और माता दीन, जयदेव और तारा, बाणभट्ट और निपुणिका, ये सब एक ही रचना के पात्र हैं। यानी ए का हो जाएगा चौथा, ए का चौथा यानी आपका उत्तर बनेगा दूसरा। अगला प्रश्न देखें, तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन से हैं? तीसरी कसम कहानी के पात्र जो होंगे वो धुन्नी राम है और पलटदास है, रमपतिया और चुरमुनिया नहीं है। धुन्नी राम है और पलटदास हैं, यानी सी और डी चौथा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन कौन सी बातें सही हैं? कौन कौन सी बातें सही हैं, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर जो कहा गया है, पहला कि मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं, इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो, ये पहला आपका सही हो जाएगा। और उसके अलावा जो डी में दिया गया है कि जिस तरह कामी को स्त्री और लोभी को धन प्रिय है, उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय लगो, यानी उत्तर हो जाएगा तीसरा, ये और डी, ये और डी। बाकी दो गलत हैं। यहां पर देखें, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। ये जो पंक्ति दी गई है, यह गीत निम्न में से किस कहानी में प्रयुक्त है? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर डी, तीसरी कसम। तीसरी कसम, इस प्रश्न में मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसका उत्तर गलत लगाए थे। जिन लोगों ने भेजा था परीक्षा के बाद में कि जिनको जो भी प्रश्न याद है मैंने कहा था भेज देना, तो लोग भेजे थे, बताए थे सर ये आंसर मैंने लगा दिया। कुछ लोगों ने रसप्रिया में लगाया है, कुछ लोगों ने पंचलाइट में लगाया है। तीसरी कसम बहुत ही कम लोगों ने लगाया था, तो यहाँ पर ध्यान दें, उत्तर हो जाएगा आपका डी, तीसरी कसम। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूण की मृद किरणें थीं, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। यहाँ पर जो ये 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, 5 पंक्तियाँ, उपरोक्त पंक्तियों में जो अंत में चकवा चकई कहा गया, चकवा चकई के बारे में व्यक्त नागार्जुन के विचार को साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? साहित्य जगत में क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, साहित्य जगत में उसे कहा जाता है कवि प्रसिद्ध। यहां पर कहा जाता है कवि प्रसिद्ध। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से अज्ञेय की रचनाएं कौन सी हैं? अज्ञेय की रचनाएं कौन सी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा आंगन के पार द्वार अज्ञेय की रचना है, नदी की बांक पर छाया अज्ञेय की रचना है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए और सी। ये और सी किस विकल्प में दिया गया है? चौथे में दिया गया है, ए और सी। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर सुमेलित करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, ये किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है, रामविलास शर्मा की। यानी ए का तीसरा, ए का तीसरा कहीं पर दिख रहा है आपको विकल्प में? बिल्कुल तीसरे में दिख रहा है। तो आपको देखिए, मैंने बहुत पहले आप लोगों को ये चीज़ बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि जो मिलान करने वाली रचनाएं आती हैं उनमें से पहला जो दिया गया है, अगर जो भी याद है आपको, पहला याद है तो पहला देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कोई जो आपको 100% याद है, अगर उसे आप देख लेते हैं तो उम्मीद यही होती है कि प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा कि सही उत्तर इसका क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखें, पहले में दिया गया है और तीसरे में दिया गया है। बी पर ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना का अर्थ, अर्थ की आलोचना। यह रचना
रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, यानी बी का चौथा हो जाएगा, बी का चौथा। अब इससे पहले और तीसरे आंसर में देखिए बहुत आराम से आपने उत्तर मिला लिया कि ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, तो सी का दूसरा हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश रामचंद्र तिवारी का है, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल शिव कुमार मिश्र का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है? ध्यान देना, आत्मकथा नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी, ये क्या है? ये सब उपन्यास हैं, आत्मकथा नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी और डी, यानी चौथा उत्तर होगा बी और डी, बी और डी। अगला प्रश्न देखें, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का पहला अध्याय है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, मुर्दहिया। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? तो अर्धनारीश्वर, उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, अर्धनारीश्वर। बाकी विखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट, ये सब अमृतलाल नागर का है, लेकिन अर्धनारीश्वर अमृतलाल नागर का नहीं है। शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका नहीं लगवाते थे। यह प्रसंग निम्न में से किस उपन्यास का है? आपका उत्तर हो जाएगा पहला, देवरानी जेठानी की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी। अगला प्रश्न, बंशीधर किस कहानी के प्रमुख पात्र हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, यानी दूसरा, दुलाई वाली कहानी। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही दिया गया। सबसे पहले निसहाय हिंदू होगा, फिर परीक्षा गुरु होगा, फिर देवरानी जेठानी की कहानी, फिर नूतन ब्रह्मचारी। ये आपने देखा 3-4 बार मैंने टेस्ट सीरीज में आप लोगों को दिया है। ये विगत वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। आपका उत्तर हो जाएगा ABCD क्रम से ही दिया गया है। अगला प्रश्न, भला हुआ जो मारिया बाहिण मेहर कंतु। अब ये देखिए, ये भी मैंने आप लोगों को दिया था, याद होगा, ये भी दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, आप देखेंगे वहाँ पर यह पंक्ति दी गई है जिसमें अर्थ दिया गया कि हे बहना, अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया। हे बहन, युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा से बच गई। उत्तर हो जाएगा आपका पहला, ए और डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको यह पंक्ति मिल जाएगी। यह देह भाव भ्रांति है, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उर्वशी का है। उत्तर होगा बी, उर्वशी का है। अगला प्रश्न देखें, स्वच्छंद वृत्त वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे। यह कथन या यह जो कथन है वो किस आलोचक का है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ध्यान रखिएगा। अब इसको कई लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगा दिया है। यहां प्रेम की पीर के पक्षी थे। प्रेम का पीर किसने कहा है? केवल अगर दिया जाता और किसके लिए कहा गया है, ये बातें होती तो फिर आप आराम से कर लेते, लेकिन यहाँ पर किसी एक के लिए नहीं, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर जितने स्वच्छंद वृत्ति वाले हैं सबके लिए कहा गया है, ना कि पर्टिकुलर किसी एक के लिए। मैं बार बार इस चीज़ को आप लोगों को समझाता था कि शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो आपका सबसे पहले हो जाएगा कोणार्क, उसके बाद हो जाएगा मादा कैक्टस,
और फिर हो जाएगा आपका बकरी नाटक, और अंत में हो जाएगा कबीरा खड़ा बाजार में। अंत में हो जाएगा कबीरा खड़ा बाजार में, यानी उत्तर हो जाएगा आपका सी, DCAB, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न देखें। देखिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा कि विश्वोबा खेचर या खेचरनाथ किसके गुरु थे। लाइव कक्षा में आप लोगों को हंसते हंसते यह प्रश्न ऐसे बताया गया था, इनकी पूरी कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, देख रहे हैं, जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, वो ज़रूर उनको याद होगा कि ये कहानी पूरी मैंने सुनाई थी। नीचे दिए गए कथन है जिसमें कथन और तर्क पर आधारित प्रश्न दिया गया है, और यहाँ पर जो विकल्प दिया गया कि आर ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, या दोनों सही है व्याख्या नहीं करता है, या ए सही है आर गलत है, या ए सही है आर सही नहीं है। तो इस तरीके का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखें कि आज की विषम और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। बिल्कुल सही कहा गया है, आपका अभिकथन सही है। लेकिन क्या जो तर्क दिया गया वो सही है, जो कारण दिया गया वो सही है? क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। बिल्कुल सही है और सही व्याख्या कर रहा है। जो कथन दिया गया है उस कथन की व्याख्या कारण कर रहा है। तो आपका उत्तर पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। यहाँ पर भी कथन और तर्क वाला दिया गया कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है। बिल्कुल उससे अजनबी हो जाता है, अर्थात उसकी जो कमियां हैं उसके बारे में बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं करता है, भूल जाता है कि इसमें कोई कमी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कथन कहा गया वो कथन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। बिल्कुल ये सही तर्क है। जो कथन दिया गया उसकी व्याख्या तर्क कर रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, शरद चंद्र की जीवनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, शरद चंद्र। अगला प्रश्न देखें। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, क्लिंट ब्रुक्स। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा है। जो आप लोगों को पीडीएफ उपलब्ध कराया गया था, आप देखें आपके पीडीएफ में स्पष्ट रूप में कविता के बारे में कि कविता को क्या क्या किसने क्या क्या कहा है, काव्य को किसने क्या कहा है, क्लिंट ब्रुक्स के बारे में, एजरा पाउंड के बारे में, हाइडेगर के बारे में मैंने दिया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, क्लिंट ब्रुक्स। निम्नलिखित में से कौन आर्य भाषा में शामिल नहीं है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न आया था कि अरबी इसमें शामिल नहीं है, अरबी इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पर फिर मिलाने के लिए प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? आपका उत्तर हो जाएगा जातीय संगीत। ए का चौथा, ए का चौथा हो जाएगा। बी का देखें, कवि और कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। इस तरीके से आप देखें तो आपका उत्तर कौन सा बन रहा है? तीसरा बन रहा है, क्योंकि ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरी जन्मभूमि, विद्यानिवास मिश्र का फागुन दुईरे दिना। जिनके पास पेपर नहीं है, जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है, जो अभी केवल तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको यह पेपर चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर नंबर लिख लीजिए। यहाँ पर नंबर लिख दे रहे हैं
8052 ये नंबर लिख लीजिए। इसी पर आप अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए यूजीसी नेट पेपर 2022 और अपना नाम साथ में ज़रूर लिखें। तो यह पेपर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जब शाम की शिफ्ट का होगा आप शाम के शिफ्ट का मैसेज कर दीजिएगा, वो भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब वो हल करा देंगे उसके बाद वो भी आपको भेज देंगे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या लिख लिया होगा, वीडियो को रोक कर और इस नंबर को लिख लें कहीं पर। अगर अभी आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को रोक दीजिए और कॉपी पेन उठाकर इस नंबर को लिख लीजिए ताकि आपको भी यह पेपर उपलब्ध हो सके। चलिए आते हैं प्रश्न पर। पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का विचार कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल का जो विचार है वो होगा कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ दूसरा नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। परंतु पद्माकर की कल्पना की दृष्टि बिहारी से कमतर थी। गलत है। पद्माकर की रमणीयता की ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। सही है। पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। गलत है। यानी ए और सी आपका सही होगा। उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखें। शिवशंभू के चिट्ठे से संबंधित है। शिवशंभू के चिट्ठे किस में प्रकाशित होते थे? जो कई खंड में प्रकाशित हुए हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? तो भारत मित्र में। और कहां से? कलकत्ता से। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। बी और डी, कलकत्ता और भारत मित्र, ये दोनों इससे संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखें। बहुत ही साधारण प्रश्न पूछे गए थे। अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान प्रश्न थे। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी कौन सी है? तो बहुत ही सर्वप्रमुख कहानी है, उसने कहा था, और बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। लगभग आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। आप फेसबुक पर भी देखें तो हमारे फेसबुक पर भी डेली कुछ ना कुछ ऐसे ही पोस्ट डाले जाते हैं। स्टेटस पर भी ऐसी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं कि वहीं से आपको परीक्षा में डायरेक्ट रूप में प्रश्न भी मिल जाता है। भोलाराम का जीव कहानी के विषय में क्या सही है? भ्रष्टाचार की पक्षधरता, देखिए भ्रष्टाचार का पक्ष नहीं लिया गया है। हाँ, भ्रष्टाचार का अनावरण जरूर है। सदाचार का निषेध ये भी नहीं होगा। सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति, हाँ ये सही होगा। यानी बी और डी, पहला उत्तर हो जाएगा आपका बी और डी। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से देवसेना के कथन हैं, देवसेना के कथन इसमें से कौन कौन से हैं? विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है, ये देवसेना का कथन नहीं है, पहला नहीं है, गलत। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, हाँ ये है, ये देवसेना का कथन है। नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, ये सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने के पहले, धोखे की टट्टी, हाँ धोखे की टट्टी, ये भी होगा। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, ये भी नहीं होगा। यानी बी और सी होगा। किस विकल्प में है? तीसरे में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी कथन देवसेना का है, देवसेना का है। अगला प्रश्न। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कथन कौन सा है? उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, बिल्कुल द्रोणाचार्य का कथन है। राजकीय अन्न की दास्ता में मेरा विवेक खरीदा, बिल्कुल यह भी द्रोणाचार्य का कथन है। व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती है, गलत, ये भी नहीं है। यह तो दो ही इसमें होगा, दो नहीं होगा। यानी उत्तर हो जाएगा पहला, एक और दो, ये दोनों एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कथन है। अगला प्रश्न देखें। यह प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा गया है, जो कि एनटीए ने हटा दिया है। एनटीए ने अपनी वेबसाइट से इसे हटा दिया है क्योंकि प्रकाशन वर्ष के अनुसार अगर देखें तो इसमें से कोई भी विकल्प सत्य नहीं है। पहली शिफ्ट में 3 प्रश्न हटाए गए हैं और उन तीनों प्रश्नों के जनरल मार्किंग होंगे, ध्यान रखिएगा।
3 प्रश्न हटाए गए। एक तो यह प्रश्न हटाया गया, बाकी कौन कौन से प्रश्न हटाए गए हैं वो अभी आगे आपको हम वीडियो में बताते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हटाए गए हैं। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, ये उक्त किसकी है? ये तो बहुत ही बहुचर्चित है, मम्मट की। सी हो जाएगा, मम्मट की है। अगला प्रश्न देखें, यहां पर भी कथन और तर्क का प्रश्न दिया गया है। कथन और तर्क का प्रश्न दिया गया है कि कथन दिया गया कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं। बिल्कुल डार्विन ये मानता है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता नहीं है। कारण दिया उसने, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है, कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। गलत। ये जरा आप बताइए कि क्या ऐसा है? मनुष्य सृष्टि का निर्माता है और कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है। तो आपका पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी ए सही है, आर गलत है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा, ए सही परंतु आर सही नहीं है। उसके बाद फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। राम रावण के युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया है? तो निराला ने संस्कृत की सरल पद मैत्री का प्रयोग किया है? नहीं, गलत। अधिकतर द्वितीय वर्णों का प्रयोग किया है? नहीं, गलत। संस्कृत पद मैत्री, नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, यानी तीसरा आपका सही है। देशज शब्दों का लाक्षणिक प्रयोग, ये भी गलत होगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा सही है। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको पता है, ये भी बहुत ही साधारण है, मध्वाचार्य हैं। उत्तर हो जाएगा बी। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मध्वाचार्य हैं। निम्न में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय। उत्तर हो जाएगा पहला। भारतेंदु का निबंध कौन सा है? तो रामायण का समय, यह भारतेंदु का निबंध है। अगला प्रश्न देखें, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं? संलक्ष्य क्रम जो भेद है, ध्वनि है, ध्वनि के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, रसादि नहीं है, रसादि ध्वनि नहीं है, आपका वस्तु ध्वनि होगा, अलंकार ध्वनि होगा, वर्णगत भी नहीं होगा, यानी बी और सी किस विकल्प में मिल रहे हैं? चौथे में मिल रहे हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा संलक्ष्य क्रम जो ध्वनि है वो अलंकार, इसके भेद हैं वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, शास्त्र। उत्तर हो जाएगा आपका डी। मुक्तिबोध की रचना है, देखिए ये भी कई बार देखिए यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में भी है और यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में, दोनों के पाठ्यक्रम में एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी और इसके जो अध्याय हैं उन अध्यायों से आप देखेंगे कि अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यूपीएचईएससी के पाठ्यक्रम में दिया गया है और एक साहित्यिक की डायरी से तीसरे या चौथे अध्याय से प्रश्न पूछा गया था। यूजीसी नेट में भी पूछा गया था पिछले वर्ष। अब यहां पर फिर सुमेलित करना है, पात्र दिए गए हैं और कहानी का नाम दिया गया है। मालती, मालती किस कहानी में है? तो मालती ग्रेगिन में है, ए का चौथा होगा। ए के चौथे से ही देखें आपका विकल्प मिल रहा है कि मालती ग्रेगिन की है, वजीरा सिंह उसने कहा था का है, बुद्धगुप्त आकाशदीप कहानी में है और लालमोहर तीसरी कसम कहानी में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। थोड़ा स्लो चल रहे हैं ताकि आप जो भी नए लोग हैं अगर प्रश्नों को का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अगर पेपर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, पेपर वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा।
जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी किसमें है? तो राजा निर्बंसिया में है। आपका उत्तर हो जाएगा ए, राजा निर्बंसिया। फिर कथन और तर्क का प्रश्न दिया गया है। यहां पर दिया गया कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं मानता। सही है, तर्क और व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या सही है। अगला प्रश्न देखें। फिर विकल है प्राण मेरे जो गीत है, इस गीत के निहितार्थ क्या है? इस गीत के निहितार्थ क्या है? तो स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है? नहीं, इस गीत का निहितार्थ ये नहीं है। इस गीत का निहितार्थ है कि अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। अपनी यात्रा के तिम्राच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती। यह है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी और सी। लेकिन यहां पर सी नहीं होगा, तिम्राच्छन्न हो जाने की कल्पना नहीं करती, नहीं विकल्प दिया गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। हाँ, ये होगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा बी और डी। उत्तर हो जाएगा बी और डी। किसमें दिया है? पहले में दिया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी और डी। अगला प्रश्न देखें। देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो रेवा तट पर शिकार करने के लिए। किसके शिकार करने के लिए? मृगों का शिकार करने, मृगया के लिए। आपका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुबेरनाथ राय द्विवेदी युग के नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा सी। जेह पंखी के नियर। अब यहाँ पर देखें, ये जो पंक्ति दी गई कि जेह पंखी के नियर होए कहें बिरह के बात, सोए पंखी जात जर तरीवर होत निपात। इस दोहे में अत्युक्ति है, लेकिन यह क्या है? अत्युक्त है, लेकिन संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में अत्युक्त है। संवेदना अभिव्यक्ति के रूप में अत्युक्त है। अगला प्रश्न। टी.एस. इलियट की आलोचना की विशेषताओं में क्या शामिल है? तो यहां पर कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है। देखिए, कविता क्या है, मैंने बताया था कि टी.एस. इलियट ने क्या कहा है काव्य के बारे में, वो भी यहां पर दिया गया है। कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है, गलत। कभी काव्य का माध्यम भर है, बिल्कुल सही है। तो ए और सी हो जाएगा, यानी उत्तर आपका हो जाएगा पहला, ए और सी होगा। अगला प्रश्न देखें। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? उदासी संप्रदाय, आपका उत्तर हो जाएगा श्रीचंद। बी, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद। निम्न में से यह कथन किसका है? ये भी कई बार मैंने टेस्ट में दिया है, टेस्ट पेपर उठाकर आप लोग देखें। जगन्नाथ का जो ये कथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार दिया गया है। जो नोट्स दिया गया उसमें भी आपको मिला है। प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से सही अनुक्रम इसमें से कौन सा होगा? जिसमें अग्निखोर दिया गया, पिंजरा दिया गया, नीलम देश की राजकन्या दिया गया और जयदोल दिया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले सी होगा, नीलम देश की राजकन्या पहला ये हो जाएगा आपका। उसके बाद हो जाएगा पिंजरा, और पिंजरा के बाद हो जाएगा आपका जयदोल, और उसके बाद में हो जाएगा चौथा अग्निखोर। तो आपका उत्तर बन जाएगा बी, सी बी डी ए, ये इनका प्रकाशन वर्ष होगा। ये सारा प्रकाशन वर्ष नोट्स में मैंने दे रखा है, वहां पर आप देख सकते हैं। यहां सूची दी गई है, इसमें आपको सुमेलित करना है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। यह कथन या यह पंक्ति किसकी है? तो यहां पर आप देखें,
पूरा प्रश्न यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हाँ अब दिख रहा है पूरा प्रश्न। तो यहाँ पर आप देखें कि जो पहला दिया गया ये किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। पहला रामधारी सिंह दिनकर का है। और फिर इसके बाद में जो बी में दिया गया कि इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, ये किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। और उसके बाद जो सी में दिया गया कि शीतल ज्वाला जलती है ईंधन होता दीर्घ जल का, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। और फिर ये लास्ट में जो दिया गया महादेवी वर्मा का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा चौथा। स्क्रीनशॉट इसीलिए पूरा प्रश्न आ जाता है, देख लेते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं, पूरा पेपर चाहिए, वो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरा पेपर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखें पूरा प्रश्न यहाँ भी दिख रहा होगा। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। मिलन के पल केवल दो चार विरह के अपार, ये किसका है, सुमित्रानंदन पंत का। दिन 12 वर्षों में घूड़े के भी सुने गए हैं फिरते, मैथिली शरण गुप्त का। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा का। यानी यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका चौथा कि ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द हो जाएगा आपका डी, अक्षर। अक्षर हो जाएगा तत्सम शब्द। अगला प्रश्न देखें, यहां पर कथन और तर्क वाला दिया गया है। क्योंकि स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं है, गलत। पहला तो गलत हो गया आपका, क्योंकि स्त्री पुरुष की जैविक संरचना से भिन्न है। देखिए ये सही है, जैविक संरचना से भिन्न है, लेकिन जो यहाँ पर कथन दिया गया यह कथन गलत है, यानी हो जाएगा आपका चौथा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर भी सुमेलित करने के लिए दिया गया है। शकुन, शकुन किस में है, शकुन किस उपन्यास में है। अच्छा, दोनों में पात्र दिए गए, शकुन और बंटी एक ही में है। महामाया किस में है, तो जिसमें आप देखेंगे कि महामाया है उसी में है अघोर भैरव, और जिसमें पार्वती है उसमें है रामबोला, जिसमें हलीमा है उसमें है सौदागर सिंह। यानी पहला उत्तर आपका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। गोरी सुंदर पातली केहर केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, ये तो कई बार मैंने आप लोगों को कराया है, अरहर है। अमीर खुसरो की जो पहेली है उसमें अरहर होगा उत्तर। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित क्या है, यानी विषय वस्तु इसमें से क्या है। समाज के प्रति विद्वेष है क्या आपके बंटी में, नहीं। बालक में असुरक्षा की भावना है, हाँ है। मात्र प्रेम की लालसा है, बिल्कुल है। आत्महत्या का विचार, नहीं, आत्महत्या का विचार बिल्कुल भी नहीं है, यानी बी और सी हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं, चौथा हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो पहले हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर, फिर हो जाएगा चीड़ों में चांदनी, और उसके बाद हो जाएगा नए चीन में 10 दिन, और फिर आंखों देखा पाकिस्तान। यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी, डी बी सी ए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें आप लोग, और थोड़ा जल्दी करा दें क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है, तो सती प्रताप अनुदित रचना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो पहले
सूरदास को लिखा है उन्होंने, उसके बाद में नंददास वहाँ अनुक्रम में दिए गए हैं, फिर कृष्णदास दिए गए हैं और फिर बाद में परमानंद दास दिए गए हैं, यानी उत्तर हो जाएगा BADC। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तो उसमें जो आरंभिक कवि दिए गए 4 कवि, उनमें सबसे पहले सूरदास का नाम दिया गया, फिर नंददास के बारे में उन्होंने लिखा है और उसके बाद में कृष्णदास के बारे में लिखा है और फिर परमानंद दास के बारे में लिखा है। अगला प्रश्न देखें, परिंदे कहानी के पात्र कौन से हैं? यह प्रश्न भी हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि लतिका है पात्र, ह्यूबर्ट है पात्र, डॉक्टर मुखर्जी है पात्र, सामनाथ नहीं है, चीफ की दावत में है। तो यहाँ पर 3 पात्र हैं, लेकिन विकल्प में जो दिया गया वो AB, BC, CD, AC, इस तरीके से 2-2 का दिया गया है। तो कहीं पर भी इस तरीके से विकल्प नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न को हटा दिया गया है। वैसे अगर नहीं भी हटाया जाता तो आप देखें कि यहाँ पर AB जो दिया गया, एक हिसाब, हाँ AB तो डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट हैं, सही है। BC नहीं होगा क्योंकि ह्यूबर्ट है लेकिन सामनाथ नहीं है। CD नहीं होगा क्योंकि सामनाथ नहीं है, लतिका है। AC सामनाथ नहीं है, डॉक्टर मुखर्जी हैं। तो इस तरीके से अगर पहला विकल्प मान भी लिया जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन NTA ने हटा दिया है कई लोगों के विरोध पर। चलिए, इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि लोगों के जनरल मार्किंग में कुछ प्रश्न बढ़ जाएंगे, कुछ प्रश्न यहाँ पर लोगों के बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा पहले आपका शांति निकेतन से शिवालिक तक, पहला ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दूसरी परंपरा की खोज, फिर हो जाएगा आपका साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसके बाद हो जाएगा व्योमकेश दरवेश। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा तीसरा CADB। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर, राग दरबारी उपन्यास में जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु कौन सी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि इसमें मुफ्त शिक्षा की बात तो है नहीं, ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं है, कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति जरूर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा B और D आपका उत्तर यहाँ पर बनेगा, B और D। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन से हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर C वर्ड्सवर्थ। अगला प्रश्न देखें, शेखर एक जीवनी जो ये उपन्यास है, इस उपन्यास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उपन्यास की विशेषताओं में आप देखें कि हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, नहीं, गलत। इसका कोई भी पात्र असामान्य मानसिकता से ग्रस्त नहीं है, बिल्कुल सही है, असामान्य मानसिकता से ग्रस्त इसमें कोई भी पात्र नहीं है। पिता के प्रति शेखर की मानसिकता सामंजस्यपूर्ण है, गलत है, D हो जाएगा, यानी उत्तर होगा आपका B और D किस में मिल रहा है? C में मिल रहा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा B और D। अगला प्रश्न देखें, मेरी भवबाधा हरो दोहे में झाई शब्द के अर्थ कौन कौन से हैं? तो इसमें अगर हम झाई देखें तो झाई परछाई हो जाएगा और झलक हो जाएगा, मुस्कान और दृष्टि नहीं होगा। स्पष्ट रूप से आपको पता है कि झाई शब्द की अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो झलक भी होता है, परछाई भी होता है, झाई कहीं मुस्कान या दृष्टि नहीं होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर A। अगले प्रश्न पर आते हैं, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं, आंख नीचे घास चुप है, काश चुप है, मूक साल पलाश चुप है,
बन सके तो धसो इसमें धस न पाती हवा जिसमें। उपरोक्त जो काव्य पंक्ति है, इस काव्य पंक्ति का आशय क्या होगा? तो आशय ये होगा कि यहाँ जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है। केवल जंगल जंगल नहीं है, बल्कि जीवन की चुनौती है। उत्तर हो जाएगा आपका सी, सी हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है? तो किस विषय पर केंद्रित है? तो आप लोग लगभग, मुझे लगता है कि सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, लगभग यह प्रश्न सभी लोगों ने सही कर लिया होगा कि प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ वर्णन इसमें किया गया है, परीक्षा गुरु उपन्यास में। अगला प्रश्न देखें। आषाढ़ का एक दिन राजाश्रय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, बच्चन सिंह का है। बी हो जाएगा, बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न देखें। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुआ है, क्या व्यक्त हुआ है? तो यहां पर सांप्रदायिक सौमनस नहीं होगा, बाल मनोविज्ञान होगा, मात्र वत्सल होगा, राष्ट्रीय चेतना नहीं होगा, यानी उत्तर हो जाएगा डी, बी और सी। 46 मिनट हो चुके हैं। अब स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। हम लोग थोड़ा अगर स्पीड से आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी इन प्रश्नों को आराम से कवर कर लेंगे। कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। ये जो छंद दिया गया है, इस छंद से संबंधित सही तथ्य कौन सा होगा? सही तथ्य कौन सा होगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि भौहों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, ये होगा। और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान से व्यक्त हो रहा है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी और डी, सी और डी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्र भारती, उत्तर डी हो जाएगा। धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। उपयुक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य में हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा गोविंदी और मेहता के बीच में हुआ है, गोविंदी और मेहता, गोविंदी और मेहता। ब्रजभाषा पद का संग्रह सभा विलास किसकी रचना है? आपका उत्तर हो जाएगा लल्लू लाल की है सभा विलास, सभा विलास लल्लू लाल की रचना है। यहाँ पर सुमेलित करना है, आपको सुमेलित करना है। आप यहाँ पर देखें कि विदुर का यहाँ पर कथन कौन सा होगा? विदुर का कथन हो जाएगा चौथा, हृदय तुम्हारा पत्थर है गंधारी, ये विदुर का कथन है, यानी ए का चौथा होगा। ए का चौथा से आपको बी विकल्प मिल रहा है, बी विकल्प मिल रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उत्तर कहीं पर लिखते चलें, बाद में इसे आप मिला लीजिएगा प्रश्नों को अच्छे से, जिससे आपकी तैयारी और थोड़ी बेहतर हो जाएगी, बेहतर प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। औपम्य गर्भ यहाँ पर जो दिया गया, औपम्य गर्भ ये क्या है? व्यतिरेक। इसका संबंध किससे है? व्यतिरेक से है, यानी दोनों में समान अलंकार जो दिए गए हैं। सादृश्य मूलक अलंकार, सादृश्य मूलक अलंकार के समान और कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, या इसका भाग कौन सा ये भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका उत्तर बी मिल रहा है, बी मिल रहा है उत्तर। पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुवस्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। यहां पर उत्तर हो जाएगा आपका डी। कामायनी में निम्नलिखित सर्गों का सही अनुक्रम, तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और क्रम से भी ये दिया गया है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, ये सब क्रम से ही दिए गए हैं। छायावाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन कौन सा है?
तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका छायावाद बड़ी साहित्यता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। बिल्कुल ये होगा। छायावादी की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकार होती हैं, ये भी होगा। अच्छा, 2 ही दिया गया है तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। फटिक भूम पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजत कर प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा कमल बैठक साजत। यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति सूरदास की है। कई लोगों ने इसे तुलसीदास लगा दिया था, कई लोगों ने इसे तुलसीदास लगा दिया था, ध्यान रखना। यह पद सूरदास का है। अगला प्रश्न देखें। सुमेलित करने वाला है, सुमेलित करने वाला है शरद चंद यानी आवारा मसीहा की बात हो रही है। शिवरानी देवी जो कि रचना प्रेमचंद घर में जो आपके पाठ्यक्रम में है। राम वृक्ष वेनीपुरी का गेहूं और गुलाब, हरिवंश राय बच्चन का नीड़ का निर्माण फिर, यानी उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, उत्तर हो जाएगा आपका चौथा। अगला प्रश्न। विद्यापति के पदावली में वर्णित मुख्य विषय कौन कौन से हैं? तो मुख्य विषय इसमें आप देखेंगे तो पुरुष परीक्षा और अनमेल विवाह, पुरुष परीक्षा और अनमेल विवाह यानी सी और डी, उत्तर हो जाएगा तीसरा। नंददास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार कौन कौन से हैं? इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, बिल्कुल सही है, बड़ी सरस और मधुर है। कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इनकी रचना रास पंचाध्यायी रोला में है, सोरठा में नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा सही होगा। दूसरा उत्तर होगा ए और बी, ए और बी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर भी यह भी प्रश्न एनटीए के द्वारा हटा दिया गया, तो 3 प्रश्न हटाया गया, कोई भी विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार, तो इसलिए यह भी प्रश्न हटा दिया गया है। बस 10 प्रश्न और हैं, परेशान ना हो। झूठा सच उपन्यास में वर्णित जो विषय है वो कौन कौन से हैं? ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ नहीं है इसमें, विभाजन की त्रासदी इसमें दी गई है, शहरी जीवन की विसंगतियां नहीं हैं, सांप्रदायिक विद्वेष की आग से मानवीय संवेदनाओं की हत्या, यानी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, बी और डी, बी और डी। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांतों के अंगों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो ये तो सही क्रम में ही दिया गया है, कथानक होगा, चरित्र होगा, विचार होगा, फिर पद योजना होगा, यानी ए बी सी डी सही क्रम दिया गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर पूरा ये पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मैं आपको उत्तर बताया देता हूँ। उत्तर कहीं पर आप नोट करते चलें, जिससे कि बाद में आप बहुत ही आराम से देखकर और इसको समझ सकें। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर हो जाएगा पहला, पहला हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो अगला प्रश्न दिया गया है, सौंदर्य की सृष्टि के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका पहला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कहीं पर लिख लीजिएगा, जब पेपर अगर आपको चाहिए आप बताइएगा, आपको भेज देंगे तो फिर आराम से आप इसको मिला लीजिएगा। साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उत्तर हो जाएगा तीसरा, तीसरा। उपयुक्त अवतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, उत्तर हो जाएगा चौथा, चौथा। यहाँ पर जो ये पैराग्राफ दिया गया कि अवतरण के बारे में कौन सा सही होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका चौथा।
अगला प्रश्न, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट लेते चलें। उपयुक्त अवतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर भी हो जाएगा चौथा। उपयुक्त अवतरण पर के आधार पर सही कथन कौन सा होगा? यहाँ पर हो जाएगा तीसरा। ये अवतरण जो कर्नाटक में पेपर होता है, कर्नाटक सेट का जो पेपर होता है, वहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ पूछा जा चुका है। एक बार शायद 4 या 5 वर्ष पहले पूछा जा चुका है। मैंने पेपर भी आप लोगों को हल कराया था कैसेट का, याद होगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखें तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा। और अंतिम प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा तीसरा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपको प्रश्न आपने देख लिया। पूरे 100 के 100 प्रश्न मैंने पहले शिफ्ट का करा दिया है और वैसे भी समय 55 मिनट हो चुका है। और सेकंड शिफ्ट वाला पेपर भी किसी दिन ऐसे डाल देंगे, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा।